Hello everyone, this is the part 1 of your chapter The Constitution of India. अर्लियर क्लासेस में भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है, संविधान क्या होता है, कैसे बनता है और लोकल लेवल पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिला परिषद है, ग्राम पंचायत है, इन सब के बारे में. सो हेयर आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग that if you guys have any doubt or any queries in any of your chapters, you can ask your question in the comment section. I am available for you to reply of your queries. So let's move to our chapter. जब ऐसा लगने लगा था कि हमारा इंडिया आज़ाद होने वाला है, तो हमारे जितने भी लीडर्स थे या फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक पॉलिसी बना ली थी कि हमारे इंडिया में आज़ादी के बाद जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा. डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि लोगों का अधिकार होगा, लोग अपनी गवर्नमेंट को चुन सकते हैं, मीन्स कि लोकतंत्र होगा. और ये 1947 से स्टार्ट हुआ था, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ अ नेशन, स्टेट और सोशल ग्रुप दैट डिटरमाइंस द पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक फॉर्म है कि जिसमें बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, मीन्स के सिद्धांत हैं या कानून हैं एक देश के या किसी भी स्टेट के या किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स के, जो ये डिटरमाइन करेगा कि उन लोगों की पावर्स कितनी है, उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं इन अ गवर्नमेंट में उन सब का क्या रोल है, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सब डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन फॉर्म में है. बिकॉज़ अगर यही देखो, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरल फॉर्म में होगा तो कौन मानेगा इसको? कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि इस चीज़ का कोई रिटन प्रूफ ही नहीं है कि ऐसा हमारे कानून में है. तो इसीलिए हर चीज़ हमेशा रिटन फॉर्म में होनी ज़रूरी है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एक रिटन फॉर्म में है. और इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स और लॉज प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं है, लोगों के लिए भी है. जो लोग गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ कर रहे हैं उनके लिए भी है, प्लस जो पीपल हैं मीन्स की सिटीजन्स हैं उनके लिए भी हैं. वही रूल्स और जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सब के लिए कॉमन है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों की पावर्स क्या हैं, गवर्नमेंट की पावर क्या है वो भी लिखी गई है, और साथ में हमारे सिटीजन्स के क्या अधिकार हैं वो भी लिखे गए हैं, वो भी डिफ़ाइन किए गए हैं. इट ऑल्सो डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब में क्या रिलेशनशिप है, वो किस किस तरह से काम करेगी, और लोगों के क्या अधिकार हैं, उनके बीच गवर्नमेंट और सिटीज़न का क्या रिलेशनशिप है, ये सब भी डिफ़ाइन किया गया है. इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू एंड विजन. वैल्यू का मतलब क्या होता है कि क्या इम्पोर्टेंस है, और विजन का मतलब होता है कि फ्यूचर टाइम में, आने वाले टाइम में हमारी क्या पॉलिसीज़ होंगी, क्या गवर्नमेंट करना चाहती है लोगों के लिए, लोगों के हित में क्या वो पॉलिसीज़ चलाएंगी, क्या उनके रूल्स रेगुलेशंस में अमेंडमेंट्स होंगे, मीन्स की चेंजेस होंगे. तो ये सब होता है विजन. लेट्स मूव टू द सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है. सो सबसे पहला है, इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ सिटीज़न इर्रिस्पेक्टिव टू द कास्ट, जेंडर, रिलीजन एक्सेट्रा. मीन्स कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के अधिकार को प्रोटेक्ट करता है बिना ये देखे कि वो कौन सी कास्ट का है, क्या जेंडर है, क्या रिलीजन है, क्या उसकी इनकम है. इन सब को अलग रख के वो लोगों के जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करता है. इट लिमिट्स द पावर ऑफ 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, उनकी जो पावर है उनको लिमिट करता है ताकि वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें. तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, ये उसकी इम्पोर्टेंस है. इट डिफाइंस द प्रोसीजर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट. मीन्स कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाएंगे, किस तरह से वो गवर्नमेंट बनाएंगे, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन किया हुआ है. इट इंश्योर्स द सर्टेन फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स. जो हमारे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स हैं, मीन्स कि हमारे अधिकार हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करता है. हमारे कौन कौन से अधिकार हैं ये अब आपको फाइंड आउट करना है. कुछ एक फंडामेंटल राइट्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि
राइट टू एजुकेशन मीन्स कि हर किसी जो भी सिटीज़न है इंडिया का उसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सेकेंड वन इज़ राइट टू स्पीक मीन्स कि हर किसी को बोलने का अधिकार है। कोई भी अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए किसी को भी हम बाउंड नहीं कर सकते कि वो नहीं बोल सकता है। हर किसी को अपने व्यूज़ देने का अधिकार है। तो ये दो हैं फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको आपको फाइंड आउट करना है और इस फंडामेंटल राइट्स को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी हमने बात की है 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की। सो हियर इज़ अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। राइट द नेम्स ऑफ 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स के क्या क्या नाम हैं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, हमारे पिछली क्लासेस में भी किया हुआ है और मे भी आपने अब भी पढ़ा होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका आंसर पूछ सकते हैं। एंड आई वॉन्ट रिप्लाई फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो। I want the reply of each and every person who is watching this video. Let's move to the making of Indian Constitution. Means कि हमारे भारत का संविधान कैसे बना था। What is Constitutional Assembly? Constitutional Assembly एक ऐसी बॉडी है which is elect representatives, जो कि representatives को चुनती है, which is assembled for the purpose of drafting or adopting a constitution और अ सिमिलर डॉक्यूमेंट। मीन्स कि एक ऐसी बॉडी है जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए होते हैं, उनके द्वारा चलाई जाती है, और ये लोग क्या करते हैं, असेंबल करते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं। मीन्स कि जैसे जो संविधान बनता है, जैसे अब कोई भी कानून बन रहे हैं तो वो लोग क्या करेंगे, वो ड्राफ्ट करेंगे। जब तक प्रेसिडेंट उनको साइन नहीं कर देता है वो कानून नहीं होता है, वो एक ड्राफ्ट माना जाता है। और उसी तरह जब वो डिबेट करते हैं तो उन सब जितनी भी वो एक्टिविटीज़ हैं वो कहाँ पे होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में होती हैं। द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946 एंड द फर्स्ट मीटिंग वॉज कन्वेंस्ड इन दिसंबर 1946। जो भी फर्स्ट मीटिंग हुई थी असेंबली में वो कब हुई थी, दिसंबर 1946 में, जब हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो वो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। These members of the assembly included representatives of almost all the political parties, regions and the communities of India. जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर्स होंगे वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ में से इंक्लूड होंगे, और जितने भी एरियाज़ हैं, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया की, उन सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ बुलाया जाता है। हमारे भारत का संविधान बनने के लिए 3 साल की स्टडी लगी थी। जैसे कि अगर हम कोई कुछ भी रूल बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले उसके ऊपर स्टडी करेंगे कि कौन सी कंट्री में ये पहले बना हुआ है, वहाँ के लोगों को क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब हमारे संविधान के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये सब बनाना था, तो इस पे एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ स्टडी लगे थे, ताकि किसी को भी जब भी हम कोई डिसीज़न लेते हैं तो वो लोगों की भलाई के लिए हो, उनसे उनको नुकसान ना पहुँचे। तो इसीलिए हम स्टडी करते हैं एंड देन फिर हम कोई भी चीज़ बनाने के लिए रेडी होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1946 एंड इम्प्लीमेंटेड ऑन जनवरी 26, 1950। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था, 26 नवंबर 1946 में, और इसको लागू किया गया था जनवरी 26, 1950 में, जब हम रिपब्लिक डे के रूप में उसको सेलिब्रेट करते हैं। लेट्स मूव टू प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मीन्स कि हमारे इंडिया का प्रीएम्बल क्या है। सबसे पहले प्रीएम्बल वर्ड का मतलब होता है प्रस्तावना। मीन्स कि अ ब्रीफ डिक्लेरेशन ऑफ द वैल्यूज़ एंड आइडियोलॉजीज़। मीन्स कि एक ऐसा लेटर, एक ऐसा इंट्रोडक्शन जिसमें हमारी वैल्यूज़ और आइडियोलॉजीज़, मीन्स कि हम किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और उसकी वैल्यूज़ क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जब हम इसको प्रीएम्बल को हम एक तरह से ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं।
सो प्रेम्बल वर्ड का मतलब यहाँ आपको समझ में आ गया है, बट हम प्रेम्बल वर्ड की जगह हम इंट्रोडक्शन वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, वो वर्ड हमें प्रेम्बल ही लर्न करना पड़ेगा। सो जब भी आपको कोई क्वेश्चन प्रेम्बल से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में या कहीं पे भी आपसे पूछा जाता है, तो आपको हमेशा इन 8 वर्ड्स को एक्सप्लेन करना है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला वर्ड है सॉवरेन। सॉवरेन का मीनिंग होता है इंडिपेंडेंट। मीन्स कि हमारे इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है और उस पर किसी भी बाहर का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। तो ये सबसे पहला रूल था हमारे प्रेम्बल में। मीन्स कि हमारा जो इंट्रोडक्शन था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आर इंडिया, मीन्स कि हमारे इंडिया किस तरह से चलेगा, तो उसके ऊपर ये एक सबसे पहला वर्ड था। आई होप इसका वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। सॉवरेन का मतलब क्या होता है कि हमारा इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री है और उसका किसी भी दूसरे एक्सटर्नल पार्टी का कोई लिंक नहीं होगा और कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जो समाज में लोग रहते हैं वो सभी लोग जो हैं वो एक इक्वल हैं। कंट्री की सोसाइटी है हमारी, वो फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन होनी चाहिए और इनइक्वालिटी। मीन्स कि हमारे इंडिया में किसी भी तरह का कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होगा और सबको समान अधिकार दिए जाएंगे और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दिस इंक्लूड्स इन सोशलिस्ट। नेक्स्ट इज सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष। मीन्स कि सभी धर्मों को इक्वल समानता दी जाएगी और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, उसके ऊपर किसी भी तरह की बैन नहीं किया जाएगा और वो किसी भी स्टेट को प्रमोट कर सकता है, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है। तो ये सब किसमें इंक्लूड है? सेक्युलर। नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है लोकतंत्र। कि हमारे इंडिया में गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो लोगों की मर्ज़ी से बनेगी, लोगों को उसमें वोट डालने का अधिकार होगा और सभी लोग मिलके, सभी सिटीजन्स मिलके ही गवर्नमेंट को बनाएंगे। नेक्स्ट इज़ आर रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। मीन्स कि यहाँ पे कोई भी हेरिडिटी रूलर नहीं होगा। हेरिडिटी का मतलब होता है कि जैसे पहले कोई राजा था, फिर उसका बेटा हो गया तो वो राजा बन गया, फिर उसके बाद कोई उसका बेटा हो गया तो वो राजा बन गया। तो ये सब क्या होता है? हेरिडिटी होता है और ये सब हमारे इंडिया में नहीं होगा। मीन्स कि इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री। जो पूरी कंट्री का हेड होगा वो प्रेसिडेंट होगा और उसकी पोस्ट के लिए भी एक फ़िक्स टाइम पीरियड होगा। जैसे कि अब 5 साल है, हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। तो ये नहीं है ना कि रिपब्लिक नहीं है हमारी कंट्री, या वो जो प्रेसिडेंट बन गया वो ही सालों तक हमारी कंट्री को चलाता रहेगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज़ जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। एवरी सिटीज़न इज़ इक्वल बिफोर लॉ। कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो नॉर्मल सिटीज़न है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, कानून के सामने हर किसी को इक्वल राइट है और हर किसी को समान समझा जाएगा। चाहे वो कोई भी एम्प्लॉयज़ है, चाहे वो किसान है या कोई भी अदर पर्सन है, कानून के सामने सब इक्वल है। अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसको समान सज़ा मिलेगी, जो भी हमारे कानून के द्वारा डिसाइड की गई है। नेक्स्ट इज़ लिबर्टी एंड इक्वलिटी। लिबर्टी एंड इक्वलिटी का मतलब होता है कि स्वतंत्रता। मीन्स कि सभी को अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने का अधिकार है और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि हमारी इंडिया ग्रो कर सके। नेक्स्ट इज़ फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि भाईचारा। हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, उन सब में एक भाईचारा की भावना होनी चाहिए ताकि सभी एक दूसरे की हेल्प करें और हमारे देश में यूनिटी और स्ट्रेंथ बनी रहे। सो दिस इज़ ऑल इन आर प्रेम्बल। जब भी हमारे प्रेम्बल का क्वेश्चन आएगा तो आपको इन्हीं 8 वर्ड्स को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि प्रेम्बल का मीनिंग क्या होता है, कि प्रेम्बल क्या है। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, ब्रीफ डिक्लेरेशन है जो कि हमारी वैल्यूज़ और आइडियोलॉजीज़ को एक्सप्लेन करता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रेम्बल कहते हैं। एंड प्रेम्बल इंक्लूड्स सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। देन हम उन सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे।
आई होप आपको ये प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज़ डोंट मिस दिस पार्ट of your chapter. If you guys have any doubt or any queries, you can ask your question in the comment section. That's all in this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, so please do like, share and comment on this video and do subscribe to our channel. Thank you students.